So, hello students, welcome to this channel. Today we are going to start chapter number 7, class 12 physics, that is alternating current. In short, we can call it as AC. है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में alternating current को हम शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोलते हैं. So let us first understand what is the meaning of this definition or this word alternating current. इसका क्या मतलब है, पहले इसको जरा समझेंगे. ठीक है, तो alternating current ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग एंड करंट. तो इसका मतलब ये है कि करंट दैट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली. वो वाला करंट जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करता है पीरियोडिकली. यहां पे एक वर्ड आएगा पीरियोडिकली, उससे क्या मतलब है इसको भी जरा देखते हैं. लेकिन अब हमें पता है कि सर यहां पे कि ये चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, तो ऐसा करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं करता उस करंट को क्या बोलेंगे? उस करंट को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आए हैं. जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके अंदर हमने जो सारा बात किया है, सारा टॉक किया है, वो किसके बेस पे किया है? डायरेक्ट करंट के बेस पे किया है, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया है. और आपने देखा होगा सर्किट के अंदर सेल या बैटरीज वगैरह कनेक्टेड होता है ना. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सर्किट लेते हैं, ये क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक सेल और एक बैटरी कनेक्टेड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से करंट आई फ्लो कर रहा है ना. दिस इज रेजिस्टेंस आर, बैटरी का वोल्टेज वी बोल देते हैं. तो यहाँ पे जो आई करंट फ्लो कर रहा है ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता. इसका वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होता है. इसका क्या होता है? इसका ऑलवेज एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता. तो इसलिए इस टाइप के करंट को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट करंट, डीसी. इस टाइप के करंट को जो बैटरी में से निकला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट. इतना क्लियर है? लेकिन हम बात करेंगे इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट की. तो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा हुआ? तो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा हुआ? ऑल्टरनेटिंग करंट जो मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो सारे जने पहले डेफिनेशन लिखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का. तो वो डेफिनेशन क्या है जरा बोर्ड पे देखो. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज दैट करंट विच चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये जो वर्ड आया पीरियोडिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिकली से मेरा क्या मतलब है? यहां पे वर्ड है पीरियोडिकली, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी ये कंप्लीट डेफिनेशन समझ आएगा. ऐसा नहीं है कि कोई करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर लिया, ठीक है, तो उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, अगर वो करंट अपना मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज कर रहा है. पीरियोडिकली वर्ड का क्या मतलब है? पीरियोडिकली वर्ड का मतलब ये होता है ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. अपने एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेट से 5 सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, और वो फिर हर 10 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है. अगर 10 सेकंड का इंटरवल लिया तो 10 सेकंड में एक मोशन हुआ, फिर अगले 10 सेकंड में दूसरा मोशन हुआ, एंड फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे चलता जाएगा. तो उस मोशन को बोलेंगे पीरियोडिकली, जो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ठीक है, तो यहां पे करंट की बात कर रहे हैं. तो करंट वो वाला करंट जो अपने आप को रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ठीक है, तो यहां पे उस करंट का जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा उसको जरा देखते हैं जरा. ठीक है, तो यहां पे ये एक्सिस है, लेट से दिस इज टाइम एक्सिस, टाइम का एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस है करंट वाला एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम. यहां पे क्या है? ये जीरो पोजीशन है, जीरो पे करंट जीरो था. जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, टाइम तो चलेगा ही चलेगा, है ना. ये करंट ने क्या किया? अपने आप को इंक्रीज किया, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर डिक्रीज किया, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक, एंड अगेन ये इंक्रीज करेगा, और फिर ये जीरो. ठीक है, तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये जीरो से इंक्रीज हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा. लेट से दिस मैक्सिमम वैल्यू इज आई नॉट, आई जीरो. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर अपने आप को डिक्रीज किया, फिर ये जीरो हो गया करंट, और फिर नेगेटिव साइड में इंक्रीज किया, और फिर डिक्रीज किया, और ये जीरो पे पहुंचा. ठीक है, तो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है. ठीक है, अब यहां पे इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल मोशन और पीरियोडिक मोशन. तो ये पीरियोडिक मोशन है. अब मैं इसको पीरियोडिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग सब नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इसको आगे कंप्लीट करें और इसको प्रोग्रेस करें तो ये वेव यहाँ पे तो रुकेगी नहीं, ये वेव आगे चलेगी. तो जब ये आगे चलेगी तो इसको मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूं, तो हम नोटिस करेंगे ये अपने मोशन को दोबारा से वैसे ही रिपीट कर रहे हैं जैसे इसने पहले स्टेप में किया.
ठीक है, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ये चलती जाएगी, फिर चलती जाएगी। तो हमें सिर्फ यहां तक कंसर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो ये रिपीट कर रहे हैं, हम यहां तक इसको नोटिस करेंगे, ठीक है। तो जब इसके आगे की वेव को मैं इसको डॉटेड कर दिया, अब हम सबको पता है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 15 वेव्स में पढ़ा था क्लास 11th में, कि जब एक मोशन अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करता है, तो जो उसने एक पार्ट कवर किया, अपना कंप्लीट मोशन कवर किया, तो उसको जितना टाइम लगा उस मोशन को करने को, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ दैट मोशन, ठीक है। तो यहां पे टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, पक्की बात है। यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन, पक्की बात है, समझ आया। अब इसके बाद क्योंकि ये वेव कंप्लीट टाइम पीरियड यहाँ टी ले रहा है, तो इसका हाफ कितना होगा, ये पॉइंट को बोलेंगे टी बाय 2, ये टी बाय 2 हो गया। इसके भी हाफ को बोलेंगे टी बाय 4, ये टी बाय 4 हो गया, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। ये 3t बाय 4, 3/4 ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब ये t/4 टाइम पे था, तो इसने अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया करंट का, और फिर ये t/2 पे 0 करंट हो गया, मिनिमम करंट। फिर ये मैक्सिमम पे पहुंचा 3t/4 पे, और ये दोबारा अगेन मिनिमम पहुंचा 0 पे, और फिर अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। इतना क्लियर है। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, और अगर करंट इसको फॉलो कर रहा है तो उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। सर इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, इस टाइप के वेव का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, इस टाइप का वेव मैथमेटिक्स में कौन से वेव को रिप्रेजेंट करता है, कौन से वेव को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहां पे एम्पलीट्यूड अलग अलग नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस टाइप का मोशन जो है, इस टाइप का वेव, ये मैथमेटिक्स में किस टाइप के वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये मैथमेटिक्स में साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है, साइन वेव को ये रिप्रेजेंट करता है। और वी कैन ऑल्सो ड्रॉ पीरियोडिक मोशन ग्राफ फॉर कॉस वेव ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बता रहा हूं, ये साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो, तो जो इसका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया वेव को, जितना हमें अपने स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जो वेव करंट का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसका क्या मतलब है, अभी इसको जरा समझते हैं, वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब हमें देखो, हमें पता है t/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, आई नॉट है, ठीक है। लेकिन और t/2 पे भी हमें पता है कि करंट वापस से 0 हो गया, फिर ये मैक्सिमम है। तो हमें फिक्स्ड कुछ पॉइंट्स के लिए तो हमें डायरेक्ट वेव को देखने से पता चल रहा है कि करंट का वैल्यू क्या है। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर मेरे को t/3, जो यहां पे कोई पॉइंट आ रहा है t/3, लेट से t/3, ये जो यहां पे पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट का वैल्यू है वो इतना है, इतना, वो कितना वैल्यू होगा वो अगर हमें निकालना है, तो किसी भी टाइम t पे अगर मेरे को करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, एंड वी कैन इजिली कैलकुलेट दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे जो आई नॉट है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो हम ग्राफ से यहां से देख के पता कर सकते हैं, और जनरली न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। एंड अब ये साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, देखो साइन ओमेगा टी अगर मल्टीप्लाई ना करते तो यहाँ पे आई बराबर आई नॉट रहता, ऑलवेज रहता, हर टाइम के लिए आई बराबर आई नॉट रहता, तो उस टाइप के करंट को क्या बोलते हैं, वो तो कांस्टेंट करंट हो जाता, यानी वो डायरेक्ट करंट हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब क्या है, ये साइनोसॉइडली वेरी करेगा, ये साइन के फंक्शन में वेरी करेगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा वेरी करता है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, यानी पीरियोडिक मोशन है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो कभी भी करंट की इक्वेशन में ऐसे आई नॉट साइन ओमेगा टी दिखे या आई नॉट कॉस ओमेगा टी दिखे, साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शंस है, ठीक है। तो दोनों केस में ये पीरियोडिक करंट होगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब इसके अंदर ये जो ओमेगा और ये टी तो टाइम हो गया, ओमेगा क्या है, ओमेगा हमें पता है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके ओमेगा में बताता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको जरा एक बार लिख लो, लिख लिया, ठीक है। तो लिख लिया, अब मैं इसको मिटा देता हूं।
ठीक है, यहाँ पे आई पता चल गया हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, टी स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी बोले तो टाइम, जिस टाइम पे हमें करंट का वैल्यू निकालना है वो वाला टाइम है यहाँ पे, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और छोटी क्लासेस से हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, और 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी टाइम पीरियड, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पे टी क्या है, ये टी है हमारा टाइम पीरियड, इतना क्लियर है, तो टी हमारा है टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूला हो गया ओमेगा का, और ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया करंट का, ठीक है। ऑल्सो आपको कहीं भी ये दिख जाए तो ये मत सोचना कि वो गलत है, क्या चीज, वो ये है I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। भाई हमें करंट को रिप्रेजेंट कराना है I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, हमें करंट को रिप्रेजेंट करना है पीरियोडिकली, तो पीरियोडिक फंक्शन दो टाइप के, एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, तो कॉस में भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो इस टाइप का फॉर्म भी वैलिड है, इस टाइप का फॉर्म भी वैलिड है, दोनों फॉर्म वैलिड है। अब मैं बात करता हूं जरा ईएमएफ की, ईएमएफ मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ध्यान रखना कि जहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट है वहां पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होगा, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से ही ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का अगर मैं बात करूं तो उसका इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम उसी रास्ते पे चलेगा, सेम उसी तरीके से इसको भी मैं लिख सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइनोसॉइडली, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो E ये इसका मैक्सिमम ईएमएफ है, ई नॉट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ। सेम इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा था, याद होगा तो, ठीक है। तो E बराबर ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर इसको साइनोसॉइडली यानी पीरियोडिकली वेरिंग कराएगा, ठीक है। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, किसी भी पल ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये क्लियर है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी टाइम एट विच वी आर कैलकुलेटिंग ईएमएफ, ठीक है, उस इंस्टेंट पे, क्लियर है। यहां तक हमने क्या देखा कि E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है, तो यानी ईएमएफ भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा। और हमने देखा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक है। नाउ अब इस टाइप का करंट किसी सर्किट में अगर फ्लो करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एसी सर्किट, जिसको हम अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट्स, सो नोट इट डाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट्स, इसको अभी हम स्टडी करते हैं। अब एसी सर्किट का मतलब क्या है, पहले तो इसको जरा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसी सर्किट्स का मतलब है वो वाले सर्किट्स जिसके अंदर एसी सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है, उस सर्किट को बोलेंगे एसी सर्किट्स, ठीक है। नाउ जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं एक सर्किट के, वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले इसको जरा देखेंगे। हमारे पास एक रेजिस्टर हो सकता है, सिंबल से रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से तुम्हें सिंबल का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप के सिंबल को बोलते हैं आर, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस टाइप के सिंबल को क्या बोलते हैं, बताओ जरा, इस टाइप के सिंबल को बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल यानी ये रेजिस्टेंस है तो ये इंडक्टर का सिंबल है, ठीक है। और सिमिलरली ये सिंबल है हमारा किसका, कैपेसिटर का, तो ये सिंबल है हमारा कैपेसिटर का, ठीक है। तो ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये सर्किट में ये कंपोनेंट भी होंगे और एसी सप्लाई भी दिया जाएगा, तो उस सर्किट को बोलेंगे एसी सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितने पॉसिबल एसी सर्किट्स बन सकते हैं, इस पे जरा हम आराम से गौर कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देखो, अगर एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा है, फॉर एग्जांपल एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा है और एसी सप्लाई लगी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्योंकि प्योर रेजिस्टिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर सिंगल रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अगर किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा है तो उसको बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर कॉइल लगी है। अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो उसको हम बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर है इतना, प्योर रेजिस्टिव,
अगर सिर्फ ये लगा है तो सिर्फ इंडक्टर लगा है तो प्योर इंडक्टिव, सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो प्योर कैपेसिटिव ना, इसके कॉम्बिनेशंस भी तो लग सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर और एल का कॉम्बिनेशन लगा है, इधर आर और एल का कॉम्बिनेशन लगा है एक सर्किट में, तो उस सर्किट को बोलेंगे आर एल सर्किट। वो सीरीज में भी हो सकता है, वो पैरेलली भी कनेक्ट हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इनका कॉम्बिनेशन, फिर इनका कॉम्बिनेशन, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। तो जो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा तीनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एलसीआर सर्किट तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट एलसीआर सर्किट नहीं कर सकते, उसको पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसलिए पहले तुम्हें सिर्फ इंडक्टर का सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर का और सिर्फ रजिस्टर का सर्किट को जानना बेहद जरूरी है। तो उसको जरा हम देखते हैं, अभी तो समझ आ जाएगा, फिर बाद में कैसे कवर करेंगे, तो नोट्स होना बेहद जरूरी है, तो साथ साथ लिखना भी जरूरी है। तो लिखो जरा एसी सर्किट का डेफिनेशन। तो एसी सर्किट का जो डेफिनेशन है, वो सर्किट का डेफिनेशन ये है कि दोज सर्किट्स in which AC supply is given. Those circuits in which AC supply is given called AC circuits. क्लियर है? इसके अंदर पहला चीज जो आएगा, पहला टाइप जो आएगा वो आएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा दिखेगा, उसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक रेजिस्टर लगा है और नीचे क्या है, ये हमारा है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को ऐसे डिनोट करते हैं साइनोसॉइडल वेव से, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं ये क्या है, एसी सप्लाई, और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस आर। अब इस तरह का जो सर्किट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि उसके अंदर एक रेजिस्टर कनेक्ट है और एक एसी सप्लाई कनेक्ट है। तो ये बन जाएगा हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहां पे लिखेंगे मेरे साथ साथ ईएमएफ ऑफ द सप्लाई। ईएमएफ ऑफ द सप्लाई इज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ईएमएफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर करंट। सो करंट इन एसी, बोले तो एसी है ना, एसी अक्रॉस या एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इन आर, ठीक है। सो एसी इन रेजिस्टेंस आर, इसको क्या लिखेंगे, सो एसी इन रेजिस्टेंस आर बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ठीक है। तो ये ईएमएफ है और ये करंट है, ठीक है। तो यहां पे नोट करके एक बात लिखेंगे, यहां से हमें साफ साफ पता चला, नोट करके एक बात लिखेंगे क्या, कि इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दोनों का जो फेज है, ईएमएफ का फेज और करंट का फेज, दोनों सेम फेज में है ना। E and I both are in same phase। अब एक बार लिख लो कि सेम फेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा फेज। फेज से क्या मतलब है हमारा, उसको मैं जरा अभी समझाता हूं। पहले जरा ये नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके इसको जरा नोट डाउन करो, और फिर मैं डेफिनेशन समझाऊंगा कि फेज क्या होता है, ठीक है। चलो मैं बताना चाहूंगा कि फेज का क्या मतलब है। तो फेज का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक वेव है ए नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस 5, ऐसा करके मैंने लिख दिया। और बी मेरी एक दूसरी वेव है, तो वो क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी, ठीक है, या ये ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब मैं अगर कहूं क्या कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज क्या होता है, फेज होता है ये एंगल के अंदर एक पार्ट होता है 5, ये फेज है। अब ये फेज का क्या मतलब है कि वेव जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में
वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आगे चल रही है या कितना पीछे चल रही है। फेज जानना बहुत जरूरी है, जिसकी हेल्प से हम आगे अभी इंडक्टर और कैपेसिटर के सर्किट में देखेंगे कि उसके अंदर फेजर डायग्राम भी बनता है। तो फेज समझ आ गया, ठीक है, फेज का मतलब समझ आ गया। फेज, ये जो 5 एक्स्ट्रा फैक्टर है इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? फेज, ठीक है। फेज ये बताता है कि एक वेव दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना आगे चल रही है या कितना पीछे चल रही है, ये बताता है। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ए वेव बी के रिस्पेक्ट में आगे चल रही होगी बाय फेज एंगल 5, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ए वेव बी के रेस्पेक्ट में पीछे चल रही होगी बाय फेज एंगल 5। क्लियर है? फेज का मतलब डेफिनेशन परफेक्ट है। नाउ सेकंड टॉपिक, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड टाइप ऑफ सर्किट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो उसको लिखते हैं जरा। सेकंड टॉपिक इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो भाई, एक इंडक्टर लगा दिया और नीचे क्या लगा दिया? एसी सप्लाई। क्या लगा दिया? एसी सप्लाई। यहां पे क्या है? एसी सप्लाई। और ये क्या है हमारा? इंडक्टर एल। क्लियर है? इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करें, इसका मैथमेटिक्स देखेंगे जरा। अब हमें एक चीज पता है, जितना ईएमएफ, जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट्स हैं दोनों, तो दो पैरेलल कंपोनेंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम रहता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि ईएमएफ ऑफ द सप्लाई, सप्लाई का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सप्लाई इज equals to the EMF across इंडक्टर L। तो जितना EMF इसके अक्रॉस होगा उतना ही EMF इसके अक्रॉस होगा। नाउ क्योंकि ये इंडक्टर एक कॉइल है तो यहां पे क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। यहां पे क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। एंड वी ऑल नो द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज वी हैव डन इन द चैप्टर नंबर 6, दैट the phenomena of production of induced EMF in the coil whenever the current through it changes, ठीक है, whenever the magnetic flux through it changes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इंडक्टर कॉइल है, तो यहाँ पे हमारा आएगा so self induction takes place, self induction takes place। और जैसा कि हमें ईएमएफ का रिलेशन सेल्फ इंडक्शन के साथ पता है, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ हमें ईएमएफ का रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है ईएमएफ बराबर एल डी आई अपॉन में डी टी, चेंज इन करंट विद टाइम। ये क्लियर है? ई बराबर एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो यहाँ पे सेपरेशन वेरिएबल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। dt को इधर भेजेंगे और l को नीचे भेजेंगे। तो यहाँ पे e की जगह मैं क्या लिखूंगा? e की जगह मैं लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt यहाँ पे डिवाइड में था, इसको यहाँ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये l मल्टीप्लाई में था, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? di, सिर्फ di बचा, है ना। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे और देखो क्या आएगा। तो इधर भी इंटीग्रेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी 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 अपॉन में एल, और बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। नाउ इसका इंटीग्रेशन तो विल गिव यू आई, यहां से तो आई आ गया, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे ई नॉट और बाय एल ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, तो ई नॉट अपॉन में एल इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? आई, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कॉस, माइनस मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा, और ओमेगा से करेंगे डिवाइड। क्लियर है? यहाँ पे समझ आया? साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, और एंगल का दोबारा करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो बाय ओमेगा आ गया और बराबर आई आ गया, ठीक है।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस ई नॉट, और इधर इसको मैं ओमेगा एल लिख देता हूँ, ओमेगा इंटू एल, और साथ में क्या चल रहा है, कॉस ओमेगा टी बराबर आई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब जब इसको, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले इधर गौर करेंगे। ठीक है सारे बच्चे, तुम लोगों को एक चीज पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा को यानी कॉस ओमेगा टी को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ साइन एज, तो यहाँ पे देखो माइनस एप्सिलॉन, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है जो, अपॉन में ओमेगा एल, और यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 2 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं मैं। एंगल को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्विवेलेंट है आपस में, बराबर है। ठीक है, और इक्वल टू तो आई चल ही रहा है। ठीक है, तो यहां से इसको पहले लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई बराबर अब एक चीज और पता है तुम लोगों को क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये भी पता है हम लोगों को, है ना। तो माइनस साइन थीटा को क्या मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसको अगर अंदर लेके जाएं, तो देखो अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको फ्लिप करके लिख सकता हूँ। माइनस अंदर लेके जाएंगे तो पाई बाय 2 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दूंगा, इसको बाद में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और इधर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, है ना, मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, सर यहाँ पे क्यों नहीं आपने इसको छोड़ा, इसको यहाँ तक क्यों लाए, उसका एक रीजन है, वो अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जरा गौर करो इधर, उसका क्या रीजन है। अब एक चीज नोटिस करो पहले, क्या ये आई बराबर ये है, ठीक है, ये जो नीचे ओमेगा टी टर्म है ना, ओमेगा एल सॉरी, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में ओमेगा एल टर्म है ना, इसको आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट, इसको एक नया सिंबल दे देते हैं जिसको बोलते हैं एक्सएल। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, एक्सएल, इसको एक नया सिंबल दे दिया, बोल दिया एक्सएल, एक्सएल हो गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब ये एक्सएल क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सएल है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। उसका डायमेंशन जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। तो इसको एक्सएल को बोलते हैं, यहाँ पे जो एक्सएल है, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, या अगर सिंपल भाषा में इसको समझाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। अब ये देखो, ये कॉइल के अंदर यहाँ पे जो मैंने कॉइल बनाया था ऐसे करके, और नीचे क्या था, एसी सप्लाई था। तो ये जो कॉइल है ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट के अंदर। तो वो जो सर्किट के अंदर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड डिनोटेड बाय एक्सएल। एक्सएल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। और बाय ओम्स लॉ ये हमें पता है, V बराबर आई आर, तो यहां से आई आर से डिवाइड करेंगे तो V अपॉन में R विल गिव यू आई। ईएमएफ की डायमेंशन पोटेंशियल की है, वोल्ट की, और इधर रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एक करंट आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जब इनको डिवाइड करेंगे तो I बराबर आई नॉट, इसको आई नॉट लिख दूंगा मैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब नाउ एक चीज गौर करो, क्या कि हमने जो ईएमएफ का इक्वेशन स्टार्ट किया था वो क्या लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये करंट का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर हमारा करंट का फॉर्मूला ये आ गया है। अब ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल है, एक्सएल बोले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल है ना, कितने के बराबर हो गया एक्सएल हो गया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा टाइम्स एल। क्वेश्चन में ओमेगा दिया होता है, एल दिया होता है, एक्सएल फाइंड आउट करके फिर पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। लेकिन और ये चीज ध्यान रखना, एक्सएल जो है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द सर्किट के अंदर जो इंडक्टर है वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा उसको हम डिनोट करते हैं एक्सएल से, और उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस है, डायमेंशन इसका रेजिस्टेंस का है, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एक्सएल क्या होगा, इसका यूनिट होगा इसका ओम, सेम एज रेजिस्टेंस, जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। तो जो हमने स्टार्ट किया था वो यहां से स्टार्ट किया था, ई ऐसा करके ई लिख दिया, ई ही है ये, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से स्टार्ट किया, ईएमएफ को ये पुट किया है ना, और हमने निकाला क्या, रिजल्ट निकाला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया और ये रिजल्ट निकाला। तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन में कुछ फर्क दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी तो है, लेकिन साथ में एक फेज फैक्टर आ रहा है माइनस पाई बाय 2 का, साथ में एक फेज फैक्टर आ रहा है माइनस पाई बाय 2 का। और अभी फेज का मतलब समझाया था कुछ देर पहले, उसमें क्या समझाया था कि यहाँ पे ओमेगा टी के साथ में प्लस माइनस अगर कोई फाई है, कोई फेज है, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेव पिछली के कंपैरिजन में, दूसरी वेव के कंपैरिजन में कितना आगे चल रही है या कितना पीछे चल रही है। प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि आगे चल रही है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है पीछे चल रही है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ साफ साफ, इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 का मतलब कि जो करंट है, करंट पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है, किसके कंपैरिजन में, ईएमएफ के कंपैरिजन में। या दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो मेरा ईएमएफ है वो मेरा 90 डिग्री आगे चल रहा है, किससे, करंट से। भाई करंट अगर 90 डिग्री पीछे चल रहा है ईएमएफ से, तो ईएमएफ 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, नोट में एक बात लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि करंट lags to EMF बाय कितने से, करंट lags to EMF, करंट जो है EMF से लैग कर रहा है कितने से, बाय पाई बाय 2 से। ठीक है, और अदर वे अराउंड आई कैन राइट इट एज कि EMF लीड्स टू करंट बाय पाई बाय 2, ये भी स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, तो इसको जरा नोट करो, इसको पॉज करके इसको जरा नोट कर लो। नाउ बात करते हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई, जो ई और आई के बीच में फेज रिलेशनशिप है। अभी हमने देखा कि हमारा जो ई का इक्वेशन आया, ई आया था, ई जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो था ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई का इक्वेशन था करंट का वो था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये रिलेशन था। और जिसमें मैंने बोला था कि करंट जो है वो पीछे चल रहा है 90 डिग्री से ईएमएफ से। ठीक है, ईएमएफ के कंपैरिजन में 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, ये बताया था। या ये कह सकते हैं ईएमएफ 90 डिग्री से आगे चल रहा है करंट से। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ बिटवीन ई एंड आई। ई और आई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक बार मैं सिंपली वही साइनोसॉइडली ग्राफ बना रहा हूं दोबारा। तो ई जो है, ई को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ई को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइन वेव की फॉर्म में। तो ई बराबर क्या है मेरा, यहाँ पे 0 है, तो ई बराबर जो है ये एक्सिस ईएमएफ बोल दो और करंट है ना, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ई है या आई है, दोनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट टाइम हमने टाइम की एक्सिस ली थी, लेकिन इस बार मैं इसको थीटा एक्सिस ले रहा हूँ। ठीक है, एंगल की टर्म्स में। ठीक है, और एंगल की टर्म्स में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी समझ आ जाएगा। तो देखो यहां पे मैंने एक वेव बनाई, ये जो वेव है मेरी, ये वेव क्या है, इसको बोल देते हैं, ये है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी वाली वेव। ठीक है, ये वेव जो है ब्लैक वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी को। ठीक है, क्योंकि टाइम 0 पे E 0 होगा तो वो 0 से स्टार्ट हो रही है, परफेक्ट है यहां तक। अब मैं बात करूं करंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ऑन द सेम ग्राफ, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा एक चीज, उससे पहले एक चीज जरा नोटिस करो, क्योंकि ये थीटा एक्सिस है तो यहाँ पे लेवल करो। तुम लोगों को पता है कि एक पीरियोडिक मोशन जो अपने आप को कंप्लीट कर लेगा तो वो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल अपने आप को कंप्लीट करता है तो कितना रेवोल्यूशन करता है, 360 डिग्री, यानी 2 पाई। तो ऐसे जब ये पीरियोडिक मोशन अपने आप को कंप्लीट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कितना, 2 पाई कंप्लीट कर लिया। 2 पाई का हाफ यहाँ पे क्या है, पाई, और पाई का हाफ ये क्या है, पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 2। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब एक चीज गौर करो, आप कहोगे सर पहले टाइम था अब ये थीटा है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, कोई कन्वर्जन फैक्टर नहीं है क्या। बिल्कुल है, कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें पता है 11th क्लास में तुमने एक चीज पढ़ी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से थीटा और टी के बीच में एक रिलेशन आ जाता है। तो थीटा और टी के बीच में रिलेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। टी की वैल्यू यहां रखते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि थीटा कितना होगा जब टाइम मेरा टी होगा, यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम था टी, है ना, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में टी, और इंटू टी की जगह रखो टी से टी कैंसिल, थीटा आ गया 2 पाई। थीटा कितना आ गया 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पे पाई बाय 2 है और हमें पता था यहाँ पे टी कितना था, टी बाय 4 था, है ना, तो थीटा की जगह अगर हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें टाइम की एक्सिस पता था, टाइम की एक्सिस पे यहाँ पे कितना वैल्यू था, टी बाय 4, तो वहां पे थीटा कितना होगा, तो थीटा के लिए 2 पाई बाय टी रखेंगे, ओमेगा को रखा 2 पाई बाय टी, और टी की जगह क्या रखेंगे, टी बाय 4 पे पता करना है हमें, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहां से आ गया पाई बाय 2 जो मैंने लिख रखा है। समझ आया थीटा और टी को कैसे इंटरचेंज करते हैं, क्या रिलेशन है थीटा और टी के बीच में, वो ये रहा, ठीक है, तो यहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये थीटा एक्सिस में लिखा है एंगल की टर्म्स में। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं ये बोल रहा था मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ईएमएफ वाली वेव को, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट किया। अब मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, फिजिकली तो इसका ये मतलब है, जो हमें समझ आता है कि ये जो करंट वाली वेव है 90 डिग्री पीछे चलेगी ईएमएफ से, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वेव 90 डिग्री पीछे चल रही है ईएमएफ से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ अभी 90 डिग्री पार कर चुका है, उसके बाद करंट ने चलना स्टार्ट किया है। भाई मैं यही तो बोलूंगा, अगर दो लोग हैं तो वो क्या, अगर मैं कह रहा हूं एक जना दूसरे से 10 मीटर पीछे चल रहा है ना, तो वो जो पीछे चल रहा है उसने कब स्टार्ट किया होगा, जब पहला बंदा 10 मीटर आगे निकल चुका होगा, ऐसा कह सकता हूं मैं। ठीक है, सिंपल एनालॉजी है। तो इसलिए ये जो ईएमएफ है ये 90 डिग्री चल चुका है ऑलरेडी, तब जाके करंट जो है वो चलना स्टार्ट हुआ। तो करंट यानी पाई बाय 2 से चलना स्टार्ट हुआ, पाई बाय 2 से चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पाई बाय 2 से चलना स्टार्ट हुआ तो ये 3 पाई बाय 2 और फिर ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ये रेड वाला बनाया है साइनोसॉइडल वेव, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो रेड वाला साफ पता चल रहा है कि पाई बाय 2 के बाद स्टार्ट हुआ है, मतलब पाई बाय 2 ये ऑलरेडी चल चुकी है ईएमएफ वाली वेव, फिर जाके करंट स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब करंट जो है पीछे चल रहा है। आप कहोगे सर दोनों के एम्पलीट्यूड में फर्क क्यों किया, फर्क तो आना ही है, क्यों, क्योंकि हमें पता है आई बराबर आई नॉट बराबर ई नॉट बाय आर है। आर मतलब यहाँ पे क्या था, इस केस में एक्सएल था, एक्सएल था, तो मतलब तुम ई नॉट को किसी से डिवाइड करोगे तब जाके करंट मिल रहा है ना, तो यानी करंट और ईएमएफ में मतलब डायरेक्ट सेम वैल्यू नहीं है दोनों की, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, करंट की वैल्यू चेंज, इसकी वैल्यू कुछ और है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है रेड वाले का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई नॉट को, यहाँ पे आई नॉट, और यहाँ पे जो ब्लैक वाले का मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो हमारा ई नॉट है। ठीक है, दिस इज ई नॉट। समझ आया, आ गया, इसको बोलते हैं ग्राफ बिटवीन ई एंड आई। नाउ एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, उसको बोलते हैं ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करना है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस पहले पिक्चर को इसको नोट करो, जो तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पे इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूं कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। नाउ वी आर ड्रॉइंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के अंदर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी के अंदर ये देखो ओमेगा टी में कह रहा हूं एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ई का। ठीक है, तो यहां से मैंने लिखा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया ई ने, ये क्या है हमारा ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, और इसने कितना एंगल ड्रॉ किया ऊपर की तरफ, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा वो है तुम्हारा ई है। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दिया, ई है। ठीक है, अब करंट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है फेजर डायग्राम के अंदर, तो करंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, करंट है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का क्या मतलब है कि ओमेगा टी से 90 डिग्री कम, तो ओमेगा टी से 90 डिग्री कम लाएंगे तो यहाँ पे देखो एक एक्सिस बनेगी इस साइड, जो कि ऐसे करके चलेगी, जिसको हम बोलेंगे आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उसकी, और आई यहाँ पे, और ये वाला एंगल पूरा कितना होगा यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पाई बाय 2 एंगल। ठीक है, पाई बाय 2 किससे बन रहा है, पाई बाय 2 ओमेगा टी से बन रहा है, एक्स एक्सिस से पाई बाय 2 नहीं है, ओमेगा टी से, ओमेगा टी से पाई बाय 2 कम। ठीक है, तो ये करंट का और ये ईएमएफ का। ठीक है, तो दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम, इसको जरा नोट करो। सो आवर थर्ड टॉपिक इज प्योर कैपेसिटिव
क्या हो गया हमारा थर्ड टॉपिक है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम, एक कैपेसिटर लिया, उसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया? एसी सप्लाई। दिस इज एसी सप्लाई, ठीक है, दिस इज सी कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसी सप्लाई है और ये कैपेसिटर सी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ईएमएफ यहाँ से ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और सेम वैसे ही फंडा अपनाएंगे जैसा हमने सेकंड वाले डेरिवेशन में किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था? ई से स्टार्ट किया था और हम आई तक पहुंचे थे और आई में कुछ फेज आया था। इसमें भी आई में कुछ फेज आएगा, वो कैसे आएगा उसको देखते हैं। तो दिस इज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि हमें एक इक्वेशन पता है, क्या? Q बराबर सी इंटू वी, क्यू बराबर सी वी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है। ठीक है, V क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? EMF, जब मैक्सिमम पोटेंशियल हो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? C इंटू ई लिख सकता हूँ। और फिर E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? E की जगह मैं लिख सकता हूँ C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो Q बराबर मेरा C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं करंट फाइंड आउट कर सकूं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर डी क्यू अपॉन में डी टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा Q का। कर दें तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके अंदर से C और ई नॉट कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले जाओ। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे किसका? ओमेगा टी का। तो देखो I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? C ई नॉट बाहर ले गए, यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगा के, तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ओमेगा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओमेगा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और ये कितने के बराबर है? आई के बराबर। ठीक है, आगे देखो आई बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये देखो ओमेगा सी वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को? ओमेगा सी वाले पार्ट को क्या मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ? रेसिप्रोकेट करके ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। कैसे सर? 1 बाय ओमेगा सी, है ना? अब जिस बच्चों को ये समझ नहीं आया कि ये कैसे किया मैंने, तो एक चीज गौर करो, जब ये 1 बाय ओमेगा सी है, इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकेट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वापस से ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये डायमेंशन बन जाए करंट की। तो यहाँ पे देखो ये चीज दिख रही है तुम्हें, 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो 1 बाय ओमेगा सी को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे एक्स सी, एक नया नाम दे दिया। ठीक है, क्या पुट कर देंगे? एक्स सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई बराबर ई नॉट अपॉन में एक्स सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं इसको? आई बराबर ई नॉट एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां पे जो एक्स सी है मेरा, वो क्या है? उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जैसा लास्ट टाइम डिफाइन किया था इंडक्टर के केस में, क्या डिफाइन किया था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या रहेगा इसका? यूनिट रहेगा ओम, है ना? ओम। इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो ई नॉट बाय एक्सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट बाय एक्सी को, ये वाला पार्ट लिख लिया, वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना? तो अब वेयर आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा मेरा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है पूरा ई नॉट बाई एक्स, ये बन जाएगा मेरा आई नॉट। ठीक है, तो ना एक चीज गौर करो, अब हमें एक चीज पता है, साइन 90 प्लस थीटा, है ना? जैसा कि हम जानते हैं एज साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा है? तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां से बन जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा, यानी पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना? और क्योंकि दोनों प्लस है तो आगे पीछे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।
ठीक है, तो इस वीडियो को रोक के ये वाला पार्ट नोट कर लेना, ये वाला कर लिया होगा नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी से, और हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, करंट जो आया वो क्या आया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये रिजल्ट आया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से बाय फेज एंगल पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पे नोट करके एक बात लिखेंगे कि करंट लीड्स टू ईएमएफ बाय पाई बाय 2। इस केस में करंट लीड कर रहा है, पिछले केस में ईएमएफ लीड कर रहा था, है ना। पिछले केस में ईएमएफ आगे था, इस केस में करंट आगे चल रहा है, कितने से, पाई बाय 2 से। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ईएमएफ लैग्स टू, ईएमएफ लैग्स टू पीछे चल रहा है करंट से, है ना, करंट बाय पाई बाय 2। क्लियर है इतना, परफेक्ट है। तो इसका रिलेशन बिटवीन ई एंड आई अब लिखना है हमें, ठीक है, और मतलब ग्राफ बनाना है ई और आई के बीच में, और फेजर बनाना है, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, हो गया नोट, पॉज कर लिया करो वीडियो जब भी नोट करना हो, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं तो इसमें रिलेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड आई कैपेसिटिव के सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव केस में, ठीक है। तो रिलेशन क्या आएगा, तो रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, और ग्राफ बनाएंगे इसका, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये है, ठीक है, ये थीटा एक्सिस, और ये हमारा ईएमएफ या आई, कुछ भी, ठीक है, दोनों एक ही में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे ईएमएफ को तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ठीक है, ऐसे करके। तो ये मेरा ईएमएफ था, इसको मैं बोल देता हूं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं कह रहा हूं जो मेरा करंट है ना वो पाई बाय 2 आगे चल रहा है, मतलब करंट पहले चल रहा है और ईएमएफ बाद में। तो ईएमएफ अगर 0 से स्टार्ट है तो करंट पहले से चल रहा होगा, ईएमएफ अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो करंट पहले से चल रहा होगा। तो करंट कितना पहले से चल रहा होगा, करंट इसके भी पिछले हिस्से से आ रहा होगा, यहां से, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे ये कितना है, ये पाई बाय 2 एक्सिस थी, मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 था एक्सिस पे, और ये पाई है, और ये 2 पाई है, और बीच में क्या था 3 पाई बाय 2, है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि 0 से पहले पाई बाय 2 होगा, है ना, इससे पहले भी चलता आ रहा होगा ग्राफ, इसके बाद भी चलेगा, मैं यहाँ पे भी 0 डिफाइन कर सकता हूँ अपना, फिर इसके बाद इससे पिछले भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो करंट चलता हुआ आ रहा है, जब यहाँ से करंट चलता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, और फिर उसके बाद 90 से क्रॉस करेगा, 180 फिर 360, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, ये किसका ग्राफ है, ये जो ब्लैक वाला है, इससे ये पता चल रहा है कि जो करंट है वो आगे चल रहा है, आई नॉट साइन, ऐसे लिख देता हूं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। ये तो लिख लिया था ना सबने उस साइड वाला, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि करंट आगे चल रहा है ईएमएफ से, कितने से, पाई बाय 2 एंगल से। तो ये हो गया हमारा सिंपल ग्राफ। अब बनाते हैं फेजर, ठीक है। यहाँ पे आएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में एक चीज गौर करेंगे कि फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से होगा एक्स वाई, ठीक है, और इसमें इधर भी बनाओ, अभी समझ आएगा क्यों, ठीक है। तो यहां से ये 0 से चलना स्टार्ट हुआ, ये तो ईएमएफ का ई नॉट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ई, क्लियर है। अब ये तो हमें पता ही है, तो हमने लास्ट केस में भी किया था, कितना एंगल बना रहा है इससे, ओमेगा टी। अब क्या रहे, करंट का जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये कह रहा है कि जो करंट है ना वो ओमेगा टी से भी पाई बाय 2 आगे चल रहा है, तो ओमेगा टी से एक 90 डिग्री का एंगल खींचो, ओमेगा टी से 90 डिग्री कहीं इधर आएगा, है ना, ओमेगा टी से 90 डिग्री कहीं इधर आएगा, तो ये हो गया हमारा आई, ठीक है। तो यहां से इसको मैं बोल देता हूँ ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारा करंट, और ये कितना एंगल है, इससे ये हो जाएगा 90 डिग्री, ओमेगा टी से 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो इससे 90 डिग्री आगे, इससे 90 डिग्री पीछे हमने लास्ट टाइम बनाया था इधर, और 90 डिग्री आगे ये। तो दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
क्लियर है इतना? एक चीज और गौर करो, ये मैं बताना भूल गया था अभी अभी, क्या जो हमने अभी लिखा था ना एक्स सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/ωc। एक्स सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/ωc। ये लिख लो जरा अपनी कॉपी में, ठीक है? अभी ये बताना भूल गया था मैं उसमें, ठीक है? तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या है? 1/ωc। तो इसको नोट कर लो, 1/ωc। और हमने याद करो लास्ट टाइम इंडक्टर के केस में निकाला था, रेजिस्टेंस हो गया था ओमेगा इंटू एल। तो ये ध्यान रखना, इंडक्टर के केस में डायरेक्ट सामने सामने आता है और इसमें इनवर्स का रिलेशन आता है सी और रेजिस्टेंस में, वो आना भी चाहिए, है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ऑपोजिट होते हैं नेचर में, ठीक है? तो यहां पे ये समझ आ गया। तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना। और यूनिट क्या होगी इनकी? तो यूनिट ओम होगी, यूनिट ओम होगी, ठीक है? इसकी यूनिट भी ओम है, उसकी यूनिट भी ओम है। क्लियर है? तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलसीआर सर्किट और बेसिकली कॉम्बिनेशन, एलआर हो गया, सीआर सर्किट हो गया, एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है? तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और एलसीआर सर्किट भी अगली क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। और ये बेसिक जो है ये समझ आना बहुत जरूरी था, ठीक है? और क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी ये, तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। एक्चुअली में क्या है कि अगर तुम लोगों को इसको कंटिन्यू करना है, सारे बच्चों को इसको कंटिन्यू करना है, तो वो लाइव सेशन तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जूम पे लाइव सेशन हमारा चलता है, ठीक है? तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है आगे लाइव सेशन इसको कंटिन्यू करने के लिए, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए, उसको मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? तो इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो व्हाट्सएप, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 9711426569, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा क्लास का। तो क्लास में आके तुम्हें 2 ट्रायल क्लास मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें ट्रायल देख लेना है कि बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? और if you have any queries regarding this class, then you can write mail to me or you can contact on Skype to me that, तो इस पे मेरे को मेल कर सकते हो, और इस नंबर पे 9711426569 पे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? जिसको कंटिन्यू करना है लाइव सेशन। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पे डाला, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।